श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा सदर हिंद की करते हैं। उनका आज सियाचिन बेस कैंप का दौरा है, जहां पर सदर द्रौपदी मुर्मू आज सियाचिन बेस कैंप का दौरा कर रही है, जहां पर वो तैनात फौजियों के साथ बातचीत करेंगी। और इससे पहले सदर मुर्मू सियाचिन का दौरा करने वाले मुल्क के तीसरे सदर होंगे। और सियाचिन ग्लेशियर कराक्रम पहाड़ी सिलसिले में तकरीबन 20,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा है। लद्दाख के एलजी मुर्मू का ट्वाइस एयरफील्ड पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया गया है। आपको बताते चले कि सदर द्रौपदी मुर्मू आज सियाचिन बेस कैंप पहुंची है, जहां पर पहुंचने वाली हैं, जहां पर वो जो फौजी जवान तैनात है वहां पर उनके साथ बातचीत करेंगी, उनके साथ मुलाकात करेंगी और उनकी हौसला अफजाई करेंगी। और इससे पहले जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड बीडी मिश्रा है, उनकी जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। जब वो ट्वाइस एयरफील्ड पहुंची तो उसके बाद ही एलजी लद्दाख के एलजी ने उनका इस्तकबाल किया है। सदर द्रौपदी मुर्मू एक रोजा दौरे पर दुनिया के बुलंद तरीन मैदान जंग सियाचिन के लिए लद्दाख पहुंच गई है। और ट्वाइस एयरफील्ड पर एलजी लद्दाख रिटायर्ड जनरल बीडी मिश्रा ने उनका इस्तकबाल किया है। और दौरे के दौरान वो सियाचिन में तैनात फौजियों से बातचीत करेंगी। और एक रोजा दौरे पर सियाचिन बेस कैंप का दौरा करने वाले वहां पर तैनात फौजियों से बातचीत करेंगी। सदर गुज़िश्ता साल अक्टूबर में भी सियाचिन का उन्होंने दौरा किया था और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उन्होंने शिरकत की थी। और आपको बताते चले कि इससे पहले जो मुल्क के सदर आंजानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अप्रैल 2004 में सियाचिन का दौरा किया था। उसके बाद ही मई 2018 में रामनाथ कोविंद, जो साबिक सदर रामनाथ कोविंद, उन्होंने दौरा किया था। और अब जहां पर उन्होंने फौज का जो बेस कैंप है वहां पर फौजी जवानों से बातचीत की है। अब ये तीसरी सदर मुल्क की जो सियाचिन का दौरा करने वाली है, दौरा कर रही है। और जहां पर वो तैनात फौजी जवानों से बातचीत करेगी, उनकी हौसला अफजाई करेगी। और ये सियाचिन ग्लेशियर पर 20,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा है। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा डोडा की भी करते हैं। डोडा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर गैर कानूनी माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दरियाई चिनाब और दीगर नालों पर हुकाम की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई है कि यहाँ पर कोई भी गैर कानूनी तौर से कान करनी नहीं करेगा। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और जो भी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज हुकाम की जानिब से, डोडा इंतजामी की जानिब से इस हवाले से जो हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, उसके मुताबिक वहाँ पर कोई भी खिलाफ वर्जी करने का जो मुर्तकिब पाया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि डोडा के अंदर जिस तरह से गैर कानूनी तौर पर नालू और दरियाई चिनाब से कानकनी की जा रही है, उसके खिलाफ अब हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तफसीलात के लिए सीधा डोडा अपने नुमाइंदे वसीम गुत्तू के पास चलते हैं। वसीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? खित्ते से आ रही थी, चाहे हम डोडा, बदरवा या बाकी सारे एरियाज की बात करें। ठाठरी के इलाके के अंदर आपने देखा था कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था, जिन लोगों का ये मानना था कि कुछ लोगों को यहाँ पे माइनिंग दी जा रही करने और कुछ लोगों को नहीं दी जा रही करने। उस पे हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम अब उठाया। आज के दिन के हवाले से बात करें, आज एक ऑर्डर जारी कर दिया गया जिसमें बताया गया कि 163 जो दफा है वो लगा दिया गया है, चाहे कोई भी शख्स हो वो रास्ते के साइड यानी कि रोड पे कोई भी डंपिंग नहीं करेगा। और इसमें हम देख रहे थे कि जो ये माइनिंग इनलीगल तौर पे हो रही थी, स्टेट के खजाने को काफी ज्यादा नुकसान इस चीज से हो रहा था। और इनलीगल तौर पे हम देख रहे थे, इससे पहले जो डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे वो खुद रात के टाइम, हालांकि रात के टाइम अक्सर हम देखते थे कि इस तरह की इनलीगल तौर पे माइनिंग की जाती थी और उसके बाद उन लोगों को छोड़ा जाता था। अब हम देख रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे काफी तरीके से इन लोगों पे कानूनी कार्रवाई कर रहे थे, अलग अलग एरियाज में जाके खुद छापामारी कर रहे थे। जो पहले डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, मुझे
चलिए वसीम के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। नाजरीन आपको बताते चले कि डोडा से इस वक्त की जो खबर आ रही है, जहां पर इंतजामी की जानिब से जो इलीगल माइनिंग वहां पर हो रही है, इस सिलसिले में इंतजामी की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जहां पर गैर कानूनी तौर पर जो कान करने की जा रही है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है और जो भी हुक्म इसके खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे बात जरा अब अद्वियात की भी करते हैं, क्योंकि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें 50 से ज़ायद दवाएं टेस्ट में फेल हो गई हैं और इनमें से जो पेरिस्टमाल है उसके साथ साथ ही कुछ दीगर अद्वियात हैं, उन्हें जो है टेस्ट में वो फेल हो गई हैं। उन्हें उन टैबलेट को ख़तरनाक करार दिया गया है। उनमें बीपी, ज़ियाबतीस और विटामिन की कुछ अहम दवाएं शामिल हैं। ये हुकाम की जानिब से जो CDSO उनकी जानिब से ये इंकिशाफ हुआ है। CDSCO जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक फहरिस्त जारी की है, जिसमें तकरीबन 4 दर्जन दवाओं को मयार के टेस्ट में फेल करार दिया गया है और इनमें बीपी, ज़ियाबतीस और विटामिन की कुछ अहम दवाएं भी शामिल हैं। CDSCO ने जिन दवाओं को टेस्ट में फेल बताया है उनमें दर्द दूर करने वाली कुछ अद्वियात भी शामिल हैं, जिन्हें टेस्ट में फेल करार दिया गया है और एक फहरिस्त लंबी चलिए नाजरीन, हम आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां इस वक्त वज़ीर आज़म मोदी उन खिलाड़ियों जो पैरा ओलंपिक्स में जिन खिलाड़ियों ने शिरकत की उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। आइए चलते हैं। हमारे देश के नौजवानों के पास सामर्थ्य है, तो जन्मदिन पे क्या करोगी? 28 को है ना, तो क्या करोगी? बस मजे करूंगी। बस ये कहाँ है? हाँ, पीछे खड़ा है। ना टाइम, आपका वैल्यूबल टाइम निकाला हमसे मिलने के लिए। मेरा वैल्यू आप ही है। सर, ये फर्स्ट टाइम इंडिया ने दोनों गोल्ड मेडल जीते और टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है वो बहुत ही बढ़िया था। मतलब 22 में से 21 पॉइंट बॉयज ने और 22 में से 19 पॉइंट गर्ल्स ने, सो टोटल 44 में से 40 पॉइंट हमने लिए। इतना बढ़िया प्रदर्शन आज तक पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। वहां पर क्या माहौल था? पहली बार हम जीते, सब लोग हमारे लिए भी खुश हो गए बहुत, क्योंकि हमने इतना खुशी मनाया। तो सबने एक्चुअली हर अपोनेंट्स ने भी आके हमें बधाई दी और हमारे लिए एक्चुअली खुश हो गए, इवन आवर अपोनेंट्स ऑल्सो। सर, हमने देखा है कि लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे जो स्पेक्टेटर्स है वो बहुत रूट कर रहे थे कि दूर दूर से वहां पे सिर्फ देखने आए थे ये मैच को, जो पहले मेरे हिसाब से इतना नहीं होता था। तो आई थिंक चेस की भी काफी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो हमें देख के बहुत अच्छा लगा कि रूट कर रहे हैं। थोड़ा प्रेशर भी होता था, बट इतना हमें सपोर्ट कर रहे, वो एक अच्छा फीलिंग था। और जब हम जीते तब इंडिया ऐसे सब रूट कर रहे थे। इस बारी 180 कंट्रीज पार्टिसिपेट करी थी, बल्कि जब चेन्नई में ओलंपियाड हुआ था हम बोथ इंडिया टीम हम ब्रॉन्ज जीते थे। वुमेन टीम का लास्ट मैच USA से हुआ था जो हम हार गए थे और हमारे हाथ से गोल चला गया था उस टाइम। तो हम फिर से उनके साथ इस बार खेले। फिर इस बार हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे कि इस बार इंडिया को गोल लाना ही है, इसको हराना है, इनको हराना ही है। वो मैच फाइनली बहुत क्लोज था और ड्रॉ में फिनिश हुआ, बट वी वेंट ऑन टू विन द गोल्ड सर। पर हम इस बारी अपनी कंट्री के लिए जीत कर ही वापस आने वाले थे और कोई सेकंड वे नहीं था। नहीं, ये मिजाज होता है तभी तो विजय मिलता है। लेकिन जब इतने नंबर आ गए, 22 में से 21 और 22 में से 19, तो बाकी खिलाड़ियों का या बाकी लोग जो इस खेल को ऑर्गेनाइज करते हैं उनका क्या रिएक्शन था? Sir, I think Gukesh wants to answer that, but I just want to say one thing कि उसमें हमने इतनी कन्विंसिंगली जीता, स्पेशली ओपन टीम में ऐसे लग रहा था कि कोई पास भी नहीं आ सकता है। और हमारी वुमेन टीम में हम पहले 7 मैचेस जीतते गए, फिर थोड़ा छोटा सा सेटबैक आया, हमने रेजिलियंस दिखाई, हम वापस आए। पर हमारी ओपन टीम ने तो सर, मतलब मैं क्या ही बताऊं, आई थिंक गुकेश बीइंग ऑन बोर्ड 1 वाज बेटर टू आंसर दैट, पर वो भाग के ले गए। Yeah, this experience was really a great team effort. Every single
one of us was in like excellent form, and we were all super motivated because in the 2022 Olympiad we were very close to winning the gold medal, but then there was one game which I had played and I could have won, which would have guaranteed gold medal. I unfortunately lost that game, and it was heartbreaking for everyone. So this time we were all super motivated, and from the start we were like, we are going to win this for the team, and yeah, really glad. अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि कभी एआई का उपयोग करके आप लोग अपनी गेम को करेक्ट कर सकते हैं या दूसरे की गेम को समझ सके? Yes, sir. With AI, the chess has evolved. There has been new technology, and the computers have become much stronger now. And it is showing a lot of new ideas in chess, and we are still learning from it. And I think there is a lot to learn from it. सर आई थिंक अभी ऐसा हो गया है कि एआई के टूल्स सबको अवेलेबल हो गए क्योंकि डेमोक्रेटाइज हो गया है, और अभी हम जरूर प्रिपरेशन में यूज करते हैं. बताइए. कुछ नहीं सर, द एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ नहीं, ऐसे ही जीत लिया. ऐसे आ गया, गोल आ गया. नहीं सर, ऐसे नहीं आ गया. बहुत मेहनत किया है. आई थिंक मेरे सारे टीममेट्स ने, इवन मेंस ने बहुत हार्ड वर्क किया है टू फाइनली गेट टू द स्टेज. मैंने देखा आप में से कईयों के पिता माता डॉक्टर है. पेरेंट्स दोनों डॉक्टर है और मेरी बहन भी डॉक्टर है. तो जब मैं बचपन में उन्हें दिखता था कि उनको कभी रात को 2 बजे फोन आ गया पेशेंट का, जाना पड़ता था, मुझे लगा मैं जो करियर लूंगा थोड़ा और स्टेबल लूंगा, पर मुझे लगा नहीं था स्पोर्ट्स में और दौड़ना पड़ेगा. सर मैंने हमेशा देखा है कि आप हर स्पोर्ट और हर स्पोर्ट पर्सन को इतना इनकरेज करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्पोर्ट्स से बहुत बड़ा लगाव है, हर एक स्पोर्ट से, और मैं उसकी स्टोरी जानना चाहती हूँ. ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ. मैं ये इतना समझता हूँ कि कोई देश विकसित बनता है तो सिर्फ खजाने से नहीं बनता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, कितने उद्योग हैं, जीडीपी कितना, इतने से नहीं बनता है. हर फील्ड में वो दुनिया में महारत होनी चाहिए. अगर फिल्म इंडस्ट्री है तो मैक्सिमम ऑस्कार हमारे यहाँ कैसे आते हैं. अगर साइंटिस्ट हैं या और किसी फील्ड में तो मैक्सिमम नोबेल हमारे पास कैसे आते हैं. वैसे ही खेल में भी मैक्सिमम गोल्ड हमारे बच्चे कैसे लाएं. ये जब होता है इतने सारे वर्टिकल, तब देश महान बनता है. मैं जब गुजरात में था तब भी मैं एक खेल महाकुंभ चलाता था. लाखों बच्चे खेलते थे. उसमें तो मैं बड़ी आयु के लोगों को भी खेलने के लिए प्रेरित करता था. तो उसमें से अच्छे बच्चे आगे आने लग गए. मेरा ये विश्वास है कि हमारे देश के नौजवानों के पास सामर्थ्य है. दूसरा मेरा मत है कि देश में समाज जीवन का जो अच्छा वातावरण बनाना है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको कहते हैं, वो सिर्फ स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए नहीं है, वो कल्चर होना चाहिए. समाज जीवन में कल्चर होना चाहिए. हर रोज इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे लिए कि ये प्रेशर सिचुएशंस कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, कोई भी खेल क्यों ना हो, कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करती है जी. में से बहुत लोग होंगे जो फिजिकल फिटनेस के लिए आपकी ट्रेनिंग होती होगी, आपके लिए खान पान के लिए बताया जाता होगा, भाई ये चीजें खाइए, ये चीजें खेलने से पहले इतना खाइए, मत खाइए, सब बताया जाता होगा आपको. मैं समझता हूं कि अगर हम इन चीजों की आदत अगर डेवलप करते हैं तो इन सारी समस्याओं का पचा जाते हैं. देखिए, डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत इंफॉर्मेशन, और पॉजिटिव नेगेटिव सब होनी चाहिए. आपको पसंद आता है ऐसा ही सुनने का आदत लगती है, मनुष्य का स्वभाव होता है, जो अच्छा लगता है वही सुनता है, तो वो फिर डिसीजन में गलती होती है. लेकिन आप हर प्रकार की चीज को सुनते हैं, हर प्रकार की चीजों को जानने का प्रयास करते हैं और खुद एनालाइज करते हैं, और कहीं समझ नहीं आए तो बिना संकोच किसी जानकार को पूछते हैं, तो फिर आपको कठिनाई कम आती है. और मैं मानता हूं कि
कुछ तो अनुभव से आ जाता है। और जैसा मैंने कहा कि योगा, मेडिटेशन, इसकी सचमुच में बहुत ताकत है जी। सर हम अभी 2 हफ्ते खेले तो अभी पूरा थक गए, पर आप सालों साल दिन भर इतना काम करते, इतने मतलब ब्रेक भी नहीं लेते, तब केवी रीते व्हाट्स द सीक्रेट सर फॉर योर एनर्जी? आप इतना जानते हो एंड देन ऑल्सो यू आर ओपन टू लर्निंग एंड ओपन टू द वर्ल्ड, और आप हमेशा हर स्पोर्ट पर्सन को आई थिंक इतने जोश से भर देते हो टू परफॉर्म। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप हम सबको एक एडवाइस देना चाहो, आप जहाँ चेस को देखना, शतरंज को देखना चाहते हो। देखिए ऐसा है, जीवन में कभी संतोष मत मांगिए, सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए किसी चीज का, वरना फिर नींद आना शुरू हो जाता है। तभी आप 3 घंटा सोते हैं सर। आप सिर्फ 3 घंटा सोते हैं। हमारे भीतर एक भूख रहनी चाहिए, भाव कुछ नया करने की, कुछ ज्यादा करने की। हम लोग सभी टूर्नामेंट तभी जीते थे और हम लोग बस में से आ रहे थे और आपका स्पीच हम लोग लाइव देख रहे थे और आपने वहां पे अनाउंस कर दिया वर्ल्ड में कि भारत ने ये ऐतिहासिक 2 गोल्ड मेडल जीते और हम सब लोग उस टाइम साथ में बस थे। हमें इतनी खुशी हुई सबको कि आपने ये आपके स्पीच में अनाउंस कर दिया पूरे दुनिया के सामने। मैं 98 में मैंने फर्स्ट ओलंपियाड खेला और उस टाइम पे गैरी कास्परोव, कार्पोव ये सब लोग खेलते थे और हम लोग उनका साइन लेने के लिए दौड़ते थे, ऑटोग्राफ। इंडिया का तब रैंकिंग बहुत नीचे था और इस टाइम पे जब मैं कोच बन के गया था और मैं देखता था कि गुकेश आ रहा है, प्रज्ञानंद आ रहा है, अर्जुन आ रहा है, दिव्या आ रही है, हरिका आ रही है और लोग उनका साइन लेने के लिए अब दौड़ रहे हैं। तो ये जो बदलाव और ये जो कॉन्फिडेंस नए फील्ड में आया है नए बच्चों में, आई थिंक वो आपका जो विजन है कि इंडिया नंबर 1 होना चाहिए, आई थिंक ये बदलाव आ रहा है। सर थैंक यू सो मच। आपने इतने शॉर्ट नोटिस में, आप यूएस में थे और आपने इतना टाइम, आपका वैल्यूएबल टाइम निकाला हमसे मिलने के लिए, हम बहुत भी मोटिवेट हो गए। मेरा वैल्यू आप ही है। आई थिंक हमें ही नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी चेस जो खेलते हैं अभी उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन हो गए कि वो अच्छा खेले और आपको आके मिले, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन। नहीं, ये बात सही है जी। कभी कभी ये देखने से पता चलता है इनको कि हाँ यार, अपने लोग कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। मैंने एक बार गुजरात में बहुत बड़ा चेस का इवेंट किया था जब मैं मुख्यमंत्री था, तो 20,000 लोग उसमें एक साथ चेस खेले थे। और सर उसमें उस टाइम पे इसमें से बहुत सारे लोग चेस नहीं खेलते थे। नहीं, तब तो इनमें से कईयों का जन्म भी नहीं हुआ होगा जी। तब भी लोगों का आश्चर्य होता है क्या मोदी जी ये कर रहे। अच्छा, 20,000 को बिठाने की जगह भी चाहिए, तो बहुत बड़ा पंडाल बनाया था मैंने। तो हमारे अफसर लोग भी कहते थे साहब अब ये इसके लिए इतना खर्चा, मैंने कहा इसी के लिए खर्चा करूंगा मैं। सर आपने जब इतना मुझे एनकरेज किया ये, तो मैं इतना खुश हो गई थी कि मैंने कहा अब तो मुझे पूरी जान लगा देनी है चेस में और मुझे अब तो इंडिया के लिए हर समय मेडल जीतने हैं। और मुझे मतलब मैं तब बहुत ज्यादा ही खुश थी। और फिर तब आपने तो उसी में थी तुम। हाँ। और ये तब आपने शामिल, तो आपने सुना कि किस तरीके से दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर इन सभी चेस प्लेयर से जो है मुलाकात की और इनकी शानदार उपलब्धि के लिए इन्हें बधाई भी दी और साथ ही साथ इनके साथ तस्वीरें भी जो है खिंचवाई गई। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये सभी चेस प्लेयर जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्तालाप कर रहे थे। और आपको बता दें कि इनके शानदार इस प्रदर्शन में जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इनको बधाई दी और साफ तौर पर काफी खुश जो है ये चेस प्लेयर नजर आए जब इन्होंने पीएम मोदी से बात की। चलिए, खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं।